कलर्ड सॉलिड होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का है, और वो है हमारे पास आयरन टू ऑक्साइड, क्योंकि आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका कलर्ड ऑक्साइड होता है। कंटेन आयन विथ 3+ चार्ज। 3+ चार्ज जो है वो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का होता है, और एल्यूमिनियम का हमारे पास कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हम उसका आंसर लिखेंगे इज अ प्रोडक्ट ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन, सो हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। सही है। हम रिमाइंडर के तौर पे आपको याद करवा दें कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, it will turn to calcium oxide and carbon dioxide. Okay, contributes to acid rain, obviously sulfur dioxide. Let's check कि वो है भी या नहीं। yes, sulfur dioxide है। acid rain contribute करता है क्योंकि acidic oxide है। सो बच्चों का एक और क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पर कि सर एसिडिक ऑक्साइड अगर सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड रेन कौन कॉज करता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये क्यों नहीं एसिड रेन कॉज करता, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो एसिडिक सोल्यूशन भी नहीं बनाएगा, एसिडिक सोल्यूशन नहीं बनाएगा, एसिड रेन भी कॉज नहीं करेगा। ओके, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। dry air contain nitrogen, oxygen, noble gases, and carbon dioxide. State the percentage of oxygen present in dry air. 21%, obviously. Then carbon dioxide is removed from the sample of air by passing air through aqueous sodium hydroxide. Explain why aqueous sodium hydroxide removes carbon dioxide from the air. याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, और ये भी याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली, सो ऑल एल्कलीज कैन एब्जॉर्ब एसिडिक गैसेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, सो it reacts with an alkali to form salt, due to due to neutralization reaction. Okay, describe how oxygen, nitrogen, and noble gases are separated from each other after carbon dioxide has been removed. तो हम सबसे पहले एयर को लिक्विफाई करेंगे। फर्स्ट we need to liquefy the air. ठीक है, एयर को लिक्विफाई करने के बाद हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे लिक्विड एयर की। देन यूज fractional distillation of liquid air। फिर वो कह रहा है describe the test for oxygen test। insert the burning splinter in the gas jar containing oxygen gas। observation splinter, it relights a glowing splinter। ठीक है, ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है is formed in the atmosphere by the reaction of nitrogen dioxide with oxygen in the presence of ultraviolet light।
State the type of chemical reaction that takes place when ozone is formed in this way. इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए फोटोकेमिकल। ओके, याद रखिएगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो सनलाइट से मिलती हैं, और क्योंकि रिएक्शन सनलाइट में होता है इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ओके, nitrogen dioxide is formed in internal combustion engine. State one other source of nitrogen dioxide in the atmosphere. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू आती है? भाई जब लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है तब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म में आवाज आती है आपको, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के ट्रिपल बॉन्ड टूटने की वजह से आती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज फॉर्म ड्यू टू लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, next, a layer of ozone is present high in the atmosphere. State one problem for humans that can arise if ozone layer is depleted by CFCs. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो सन से डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएंगी और कैंसर कॉज करेंगी। ठीक है, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। ओजोन causes नहीं नहीं, हम ओजोन नहीं, if ozone layer is depleted, then one problem for humans that can arise, then this causes skin cancer. Okay, next is question number 3. Iron powder reacts with dilute sulfuric acid. ये इक्वेशन बना दी एग्जामिनर ने, और आप जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका कलर होगा आपके पास ग्रीन, ऑलराइट, और ये कलरलेस होता है। द ग्राफ शोज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हुआ है रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें y एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपका टाइम है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने लेक्चर में कहा था कि x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये स्केच एग्जामिनर ने मुझे दिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं स्केच करूं हम y एक्सिस और रेड x एक्सिस रीड कर लेते हैं, ये जरूरी है बहुत। ये आपके पास होगा 5, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 35 है। ऑलराइट, ठीक है जनाब। एक तो बात ये होगी, अगर ये 35 है तो ये हो जाएगा 31, 32, 33, 34, 35। ओके, तो वन स्मॉल डिवीजन इज 1 cm³ एक्चुअली। ठीक है, तो अब जरा ये जो इन्होंने खत्म किया है सिनेरियो, इसको देख लेते हैं। इन्होंने इस जगह पे खत्म किया है, ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये तकरीबन 34 cm³ पे इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, 34 cm³ पे कंप्लीट हो गया रिएक्शन। अच्छा, ये तो मैंने एक्स वाई एक्सिस रीड कर लिया। एक्स एक्सिस देखो, ये है आपके पास 2, ये है आपके पास 6, ये है आपके पास 10, 12, 14 एंड देन 16 एंड देन 18। ओके, 20 के बाद क्या आएगा 22,
अच्छा, इसमें ये भी है कि स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है, ये है 4.4, 4.8, 4.8 के बाद आ जाएगा 5.2, 5.6 एंड देन 6, तो वन स्मॉल डिवीजन इज बेसिकली 0.4। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो कह रहे हैं स्टेट how long it takes from the start of the experiment to collect 18 cm cube of hydrogen gas, 18 cm cube, 18 cm cube of hydrogen gas, 18 cm cube of hydrogen gas। So ये 20 है, तो obviously 21, 16, 17, 18, ये आ गया 18, 16, 17, 18, तो ये आ गया 18 आपका। ठीक है, अब इस 18 cm क्यूब पे कितना टाइम आएगा ये देखना है। तो ये टाइम मेरे पास बच्चों आ रहा है एग्जैक्टली 6 मिनट्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 6 मिनट्स। वो कह रहे हैं ना आपसे क्वेश्चन में कैटेगोरिकली हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मतलब टाइम बताओ। फिर वो कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस। आप याद रखिएगा, every 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature the rate of reaction doubles। भाई पहले क्या था हमारे पास 20, राइट, और अब क्या है हमारे पास 30, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, every 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature rate of reaction डबल्स। ठीक है, एक बात तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं ऑल अदर कंडीशंस आर सेम। क्योंकि कंडीशन सारी की सारी एग्जामिनर ने सेम दी हुई हैं, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वुड बी सेम। ठीक है, वो कह रहे हैं ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्रिड टू शो how the volume of hydrogen gas produced changes with time when the reaction is done at 30 degree Celsius। तो मैं और आप सब जानते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगा, एंड ऑब्वियसली इस ग्रिड के ऊपर कर्व मोर स्टीपर होगा, कर्व मोर स्टीपर होगा। ठीक है, सो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, एंड सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो सेम है, तो ये बनेगा, ये इतना अच्छा नहीं बना, यहां से नहीं अच्छा बना। वेट, नो, नो, मैं मतलब एक्यूरेट नहीं आ रहा, ये शायद अब एक्यूरेट आया। नहीं, अभी भी नहीं है। This makes some sense. तो ठीक है, this makes some sense, okay? ये हो गया आपके पास बी पार्ट 1। Describe and explain using ideas about collisions between particles, how the rate of reaction changes when the temperature on the reaction mixture is increased or other conditions are same। Temperature increase कर रहे हैं तो obviously kinetic energy increase होगी। जब kinetic energy increase होगी तो kinetic energy increase होने से क्या होगा,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे rate of reaction increases because if temperature increases, kinetic energy increases, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। मूवमेंट, एक मिनट, पार्टिकल्स मूव फास्टर, particles move faster, this increases the collision frequency, this increases the collision frequency। ठीक है, describe and explain using ideas about collisions between particles how the rate of reaction changes when larger pieces of iron are used। बेटा जब larger piece of iron होगा तो small surface area होगा, और जब surface area small होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स कम होंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस why, because decreasing the surface area okay number of reacting particles decreases, rate of reaction decreases because decreasing the surface area number of reacting particles decreases। जब number of reacting particles decrease होंगे this also decreases the collision frequency। okay, calculate the maximum volume in dm cube of hydrogen formed when 3.38 gram of iron reacts with excess dilute sulfuric acid at room temperature and pressure। इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएक्ट, ये आपका एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो इसका मतलब आयरन आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, सो मैं सबसे पहले तो मोल्स निकालूंगा, मोल्स ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन है 3.36, इसको डिवाइड कर दो AR ऑफ आयरन से, व्हिच इज 56। 56 मुझे पीरियोडिक टेबल से मिला है। ओके, सो आई नीड टू चेक द पीरियोडिक टेबल। 3.36 डिवाइडेड बाय 56 इज गोइंग टू बी 3.36 divided by 56 is 0.06 moles, right? मुझे वॉल्यूम एक्चुअली चाहिए डीएम क्यूब में, और सारे का सारा काम रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम एट आरटीपी। सो अगर भाई मेरे पास 0.06 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं तो मेरे पास वॉल्यूम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.44 डीएम क्यूब।
1.44 dm³। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 1.44 dm³। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो एट aqueous solution of potassium iodide, सही है। आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। तो इस पूरे के पूरे पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस सोल्यूशन होता है। जब आयोडीन बनेगा तो ब्राउन सोल्यूशन हो जाएगा। तो कलर ऑब्जर्वेशन होगी कलरलेस टू ब्राउन, कलरलेस टू ब्राउन। और यही टेस्ट मैंने करवाया भी आपको क्लास में, एग्जैक्ट यही टेस्ट है। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Alkenes are homologous series of hydrocarbons. State the meaning of the term cracking. जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्रैकिंग का नाम देते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे लॉन्ग चेन hydrocarbons is converted into short chain and more useful hydrocarbons. Okay, margarine is manufactured from vegetable oil using nickel catalyst. Name the other reactant used in this reaction. भाई मार्जरीन की मैन्युफैक्चर के लिए वेजिटेबल ऑयल को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो मार्जरीन बनता है। तो जो अदर रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन होगा। फॉर्मूला नहीं लिख सकता मैं बिकॉज उसने मुझसे नाम पूछा है। ओके, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। State the type of chemical reaction which occurs when margarine is manufactured from vegetable oil. Vegetable oil जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मार्जरीन बनाता है। इसके दो नाम हैं, पहला नाम है एडिशन रिएक्शन और दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन। सो मैं एडिशन लिख देता हूँ, मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो तमाम एल्कीन्स के अंदर होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन। Ethanol is produced by the reaction of ethene with steam. Yes. Phosphoric acid used as a catalyst. 300 degrees Celsius temperature चाहिए होता है। Construct the equation for this reaction. तो अगर मुझे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है तो ये हो जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट्स योर इथीन। इसको मैंने स्टीम से रिएक्शन करवाना है तो H2O गैस। ये रिएक्शन करेगा फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट से और टेम्परेचर होगा आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ओके, an organic compound contain 54.5% कार्बन, तो मैं 12 से डिवाइड कर दूं। देन फिर आपके पास है 9.10 हाइड्रोजन, 9.10 डिवाइडेड बाय 1। और फिर आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है आपके पास 36.4% ऑक्सीजन, 36.4% ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 16। सो जनाब मेरे पास आएगा यहाँ पर 54.5 डिवाइडेड बाय 12 इज गोइंग टू बी 4.54। ये हो जाएगा 9.10 और 36.4 डिवाइडेड बाय 16 इज गोइंग टू बी 2.275। Now 2.275 is the least value. So to get the simplest ratio, मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तीनों वैल्यूज से। So you take a 4.54 divided by answer is going to be 1.995.
आई थिंक ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 2, 9.10 divided by 2.275 is going to be 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। तो मेरे पास कार्बन कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 1। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। magnesium undergoes oxidation when it reacts with aqueous silver nitrate. Okay, explain how this reaction shows that magnesium is oxidized. बेटा बहुत ऑब्वियस सी है इंफॉर्मेशन, बहुत ही ऑब्वियस है, आप नोट करें। ये मैग्नीशियम है, इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आइंस। ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज 0 है, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज 2+ है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे अपने वैलेंस शेल से, राइट। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या लिखोगे इन द रिएक्शन, magnesium is oxidized into magnesium ions, hence it undergoes loss of electron. Okay, the reaction of magnesium with silver nitrate is exothermic. That's the most powerful statement. अगर exothermic है तो इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, और आप जानते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is lower than reactant, ठीक है। वो कह रहे हैं कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्रोडक्ट एंड डेल्टा एच। सो भाई सीधी सी बात है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका रिएक्टेंट। ओहो, चलो ये आपका रिएक्टेंट सही है। तो Mg+2Ag+ यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जगह 2Ag प्लस Mg2+, ठीक है। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वैसे वो पूछ नहीं रहे लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने डेल्टा एच कहा है, तो ये आपका डेल्टा एच हो जाएगा। एंड फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड एरो के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिडिफाइड aqueous silver nitrate is added to solution containing halide ions, a yellow precipitate is observed। याद रखिएगा ये जो येलो प्रेसिपिटेट होता है ये सिल्वर आयोडाइड का होता है। तो मैं आपसे अगर पूछ रहा है वो मुझसे स्टेट द नेम ऑफ द हैलाइड आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा आयोडाइड आयंस। और नाम पूछ रहा है इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। एग्रीड। फिर सिल्वर इज अ मेटल, यूज योर नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल टू एक्सप्लेन व्हाई सिल्वर इज मैलेबल। तो बेटा आप जानते हैं कि all metal atoms can slide over each other as the layers on metal atoms can slide। नहीं नहीं, अच्छा स्टेटमेंट नहीं है ये। all metal atoms all atoms in a metals all atoms
in a metals or exist in layer form. So when external force is applied, these layers of atom can slide over each other. Okay. Next is the table gives information about the thermal decomposition of some metal carbonates. Calcium carbonate decompose at 900 यानी मुश्किल से होगा बहुत. Magnesium carbonate decompose at 540 यानी आसानी से हो जाएगा. Sodium carbonate decomposes below 1000 यानी ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से मुश्किल होगा. मतलब ये 1000 below 1000 डिग्री सेल्सियस डिकम्पोज नहीं होगा, यानी ये सबसे ज्यादा मुश्किल से होगा. Describe how the ease of thermal decomposition depends on the position of these metals in the reactivity series. तो जाहिर सी बात है जो मोर रिएक्टिव है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, जो लेस रिएक्टिव है ऑब्वियसली वो डिकम्पोज हो रहा है आसानी से. तो हम यहाँ लिखेंगे कि मोर रिएक्टिव, जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, the more reactive the metal, the more difficult to decompose its carbonate. Okay. into कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक चीज, आप लिख सकते हैं कि ये मोर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कैन नॉट डिकम्पोज, ये डिफिकल्ट टू डिकम्पोज. ठीक है, और ये क्या बताएंगे आप, लेस रिएक्टिव. इन तीनों में ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, आसानी से डिकम्पोज होगा. लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लीस्ट रिएक्टिव, लेस टेम्परेचर इज नीडेड, less temperature is needed to decompose. Okay. Question number 6. Chlorine reacts with phosphorus to form phosphorus 3 chloride, जिसका फॉर्मूला है PCl3. The reaction is exothermic. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. I repeat, forward reaction exothermic है, forward reaction exothermic है. Okay. Explain in terms of bond breaking and bond formation why the reaction is exothermic. We have done it so many times, both in the class, in the paper solution. तो I'm sure कि अब आपको लिखना आ गया होगा. हम सबसे पहली बात कहेंगे कि bond breaking is endothermic and bond formation is exothermic. So yeah, that means in this reaction more energy is released than absorbed. More energy is released than absorbed, hence reaction is said to be exothermic. ठीक है. When chlorine reacts with aqueous potassium hydride, a brown solution is formed. Name the product of the solution.
ये आपका क्लोरीन है और ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, आयोडीन बनेगा और इस आयोडीन का ब्राउन सोल्यूशन होगा। तो नेम द प्रोडक्ट्स, तो आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपके रिएक्शन होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो रिएक्शन व्हेन एक्वस ब्रोमीन इज एडेड टू पोटेशियम क्लोराइड। तो भाई जाहिर सी बात है ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो हम यहाँ कर देते हैं बिकॉज chlorine is more reactive than bromine. Okay. Phosphorus 3 chloride reacts with water to form a mixture of phosphorus acid and hydrochloric acid. Construct the equation for this reaction. That's very important. ये है आपके पास PCl3, इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि HCl बनेगा, एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ 3 है क्लोरीन तो यहाँ 3HCl बनेगा, प्लस फॉस्फोरस एसिड बनेगा। उन्होंने फॉर्मूला दे दिया H3PO3 का। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6, तो भाई मैं यहाँ पर 6 के लिए 3 लगा दूं। दैट्स द इक्वेशन। इसी को उठा के हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। That's the end of this question. Let's move on to the question number 7. This question about metals and metal compounds. Silver is a transition element. Potassium is a metal in group 1 of the periodic table. State two differences in the physical properties of silver and potassium. सिल्वर की डेंसिटी ज्यादा होती है, सिल्वर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सिल्वर हैज हाई डेंसिटी देन पोटेशियम। आप जानते हैं कि पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, राइट। इसके अलावा सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 ज्यादा होता है। सिल्वर हैज हाई melting point and boiling point. Then potassium. Okay. An ion of silver has a symbol. ये ठीक है आपके पास silver. Reduce the number of protons. क्योंकि atomic number 47 है, इसलिए number of proton 47 होंगे. Number of electrons 47 होने चाहिए थे, but plus charge की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 46 हो जाएंगे। 109 और 47 दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, which is 62. Okay. Now the next is potassium reacts with water to form a gas which pops with a lighted splint, and that gas needs to be hydrogen gas क्योंकि burns with a pop sound gas। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, ठीक है। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो पोटेशियम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एंड बाय द वे ये मैंने मेटल के चैप्टर में आपको इक्वेशन करवाई है। व्हेन जिंक कार्बोनेट इज वार्म इन अ क्लोज्ड कंटेनर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा H प्लस है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। Describe and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the temperature is decreased. किसी भी endothermic temperature, किसी भी endothermic reaction में अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं यहाँ पर
decreasing the temperature, causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards left hand side, that is towards reactant side. Okay. Describe and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the concentration of carbon dioxide is increased. गाइस, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड. तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं यहाँ पर. Increasing the concentration of carbon dioxide causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards left hand side. Okay. Oops, that's question number 8. The structure of angelic acid is shown. इस एंजेलिक एसिड की खास बात यह है कि भाई इस एंजेलिक एसिड में एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एल्कीन है, यानी दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एक एल्कीन which is unsaturated hydrocarbon और एक कार्बोक्सिलिक एसिड which has an acidic group. Explain how this structure shows that angelic acid is an unsaturated compound. So unsaturated compound contain double bonded carbon, contain double bond between carbon atom. Okay, that's unsaturated compound. Deduce the molecular formula of angelic acid. Angelic acid का molecular formula 1 2 3 4 carbon 5. Be careful. 1 2 3 4 5 carbon. Okay. Let's talk about hydrogen. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hydrogen. Let's count oxygen. 1 2. That's it. 2 oxygen. ये हो जाएगा C5H8O2. ये हो जाएगा C5H8O2. Angelic acid is a weak. Define the term acid. Acid को define करने के according to the new course दो method हैं. एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी. तो आप बोलिएगा substances ये according to the new edition of the syllabus में definition दे. Substances which are proton donors. और प्रोटॉन तो पता है ना आपको, प्रोटॉन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन को. मैंने ये करवाया आपको कॉन्सेप्ट, चेक कीजिएगा एसिड बेसिस सॉल्ट में. उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म वीक एज अप्लाइड टू एसिड. पार्टली आयोनाइजेस इन एक्वस मीडियम. पार्टली ionizes in aqueous medium. Okay. Angelic acid can be polymerized. State the name of the type of polymerization that occurs. आपके पास, आप जानते हैं कि एंजेलिक एसिड में डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम. तो जब भी डबल बॉन्ड होता है आप सब जानते हैं कि
एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर ऑफ द एंजिलिक एसिड शो 2 रिपीटिंग यूनिट्स। 2 रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब 2 मोनोमर्स लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंजिलिक एसिड को 2 टाइम्स लिख देता हूँ, और लिखते हुए किस बात का ख्याल रखूंगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप्स और एटम्स हैं उनको मैं वर्टिकली अरेंज करूं। जैसे इस कार्बन के साथ अटैच किया हुआ है CH3 NH, सही है। फिर इस कार्बन के साथ COOH NCH3। इसी तरह से एक मरतबा और लिख देते हैं इसी मोनोमर को। क्लास में सिखाया है काम करने का तरीका। ये H, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये COOH, और ये हो जाएगा CH3। अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट होगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस जगह पर शिफ्ट होगा, और जो तीसरे मोनोमर का पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स द स्ट्रक्चर। Angelic acid reacts with methanol to form an ester. Complete the structure of this ester to show all the bonds and all the atoms. यानी एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं बेटा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाओ। इसी को हम डिस्प्लेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला, डिस्प्लेड स्ट्रक्चर। ओके, एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, सही है। तो देखो हमारे पास ये कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के और इस कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिली मुझे, अल्कोहल की मिली है ये वाली, और इसके साथ और क्या है CH3, तो ये CH3 लिख दिया मैंने, सही है। तो ये जो एंजेलिक एसिड लिखा है आपने, ये इसको मैंने उठा के इसमें कन्वर्ट कर दिया, फर्क थोड़ी पड़ेगा। ओके, यानी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से H हटाया और इस H की जगह पे क्या लगा दिया CH3। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी हैं। एग्जामिनर ने मुझे बस यही नहीं दिया था, बाकी तो सब दे दिया था उसने। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मेथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। ये मेथनॉल है हमारा, कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं हम, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होगी, इट विल टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ऑब्वियसली यहाँ 2 लगेगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर, 2 + 2 4, लेकिन यहाँ तो हमारे पास 5 है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, यार इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो मेरे पास कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 ⁴ O2 हो जाएगा, एरो 3 6, अच्छा ये हो जाएगा 2 CO2 एंड 2 ⁴ H2O। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन है यहाँ 4, 4 टाइम्स 2 कितने हो जाएंगे 8। यहाँ चेक करो 4 टाइम्स 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। कार्बन चेक करो 2 कार्बन एटम्स, कार्बन चेक करो 2 कार्बन एटम्स, तो कार्बन बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है 2 टाइम्स 2 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, जबकि यहाँ कितना हो गया 4 टाइम्स 2 8, 8 + 2 10। तो मैं क्या करता हूँ 8 ऑक्सीजन करने के लिए इसको 3 कर देता हूँ, सही है। आप देखो ये कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 2, 6 + 2 8, दैट्स माय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, move on to the question number 9. This question is about ammonia and nitrates. State the source of the hydrogen and nitrogen used in the manufacture of ammonia. Source of hydrogen, fractional distillation of source of hydrogen, cracking of hydrocarbon, या steam reforming, मैंने 2 लिखा है,
तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर स्टीम रिफॉर्मिंग। सही है, हमने दोनों किए ये। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, फ्रैक्शनल distillation of liquid air. Then ammonia is formed when aqueous ammonium sulfate is heated with sodium hydroxide. याद करो, when any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given off. ये equation हो गई। तो कह रहे हैं when 4.5 gram of sodium hydroxide to 50 cm cube of this aqueous ammonium sulfate, show by calculation that ammonium sulfate is in excess. ओके, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं क्योंकि उसका मास गिवन है। 4.50 को डिवाइड कर दो 40 से। ओके, 4.5 divided by 40 is going to be 0.1125 मोल्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1000 cm क्यूब में हमारे पास कितने मोल्स हैं? 1.25 मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। और भाई हमारे पास, ओ माय गुडनेस, और बेटा हमारे पास 50 cm क्यूब है। सो 50 cm क्यूब में मोल्स कितने हो जाएंगे अमोनियम सल्फेट के? अमोनियम सल्फेट ये देखो 50 into 1.25 divided by 1000, so it's going to be 0.0625 moles. ठीक है। According to the equation, ammonium sulfate और NaOH में 1:2 का रेशो है। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अमोनियम सल्फेट को यूज कर लेता हूँ। अगर ये है 0.0625, तो बताइए इसके मोल्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो जगह 0.125 मोल्स। सही है। जीरो 0.125 मोल्स। क्लियर होगी बात? ठीक है। Next is when dilute sodium hydroxide is electrolyzed, hydroxide ions are converted into oxygen and water at the anode. Write an equation taking place at anode. That's a very famous equation, guys. 4 hydroxide ions, arrow 2H2O plus O2 plus 4 electron. The first stage in the test for nitrate ions is to heat aluminum and sodium hydroxide with a solution containing nitrate ions. State the type of chemical reaction which occurs when a solution containing nitrate ions is heated with aluminum and sodium hydroxide. ये सॉल्ट एनालिसिस है गाइस, दिस इज सॉल्ट एनालिसिस। अगर आपको नाइट्रेट आयंस का टेस्ट करना होता है तो आप NaOH से हीट करते हैं, माइल्ड गैस रिलीज होती है, उसके बाद आप एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करते हैं, फिर दोबारा से हीट करते हैं, एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से अमोनिया गैस रिलीज होती है, राइट। सो वो कह रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मैं स्ट्रेट अवे इसका नाम दूंगा रिडक्शन का। क्यों?
because all metals are reducing agent. Okay, since aluminum metal is used as a reducing agent, which is why process is called reduction. Okay, बेसिकली ये हो रहा होता है, देखो मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ. नाइट्रेट आयंस है ना आपके पास, ये कन्वर्ट होते हैं अमोनिया गैस में. सही है. अब नाइट्रेट आयंस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. नाइट्रोजन को x लो, ऑक्सीजन का चार्ज -2 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है. होल चार्ज इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू +5. सो नाइट्रेट में नाइट्रोजन इज +5. यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन को x लो, हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है +1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है, इक्वल्स टू 0, बिकॉज मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3. सो अब क्या हुआ, +3 से किस में चला गया, -3. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन. आप इस तरह से सोच लो बात को. मैंने दोनों अंदाज से दे दिया. एक एक्सप्लेनेशन आपको ये दे दी मैंने, और दूसरी एक्सप्लेनेशन मैंने स्ट्रेट अवे निकाल के दिया आपको. ठीक है, दोनों अंदाज से देख सकते हैं. Part E. Nitrates from fertilizers cause eutrophication when they are leached from soil into river. Describe the process of eutrophication. Eutrophication का process क्या होता है? Nitrates जो हैं वो wash होते हैं into ponds and lakes and rivers, right? Due to leaching. 3 marks का part है ना, तो due to leaching, content of nitrate ions increases in ponds and lakes. Okay, this increases the growth of algae and fungi takes place onto the surface of water. ठीक है, so this will block the sunlight result in the deficiency of oxygen in the water. ठीक है, due to which underwater plants and fishes dies. Okay, next question, question number 10. This question about predictable predict, देख सकते हो कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कम होगी और इसकी ज्यादा होगी. यू कैन सजेस्ट द oh my goodness, I'm sorry guys, I didn't have an idea about that. Okay, so इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप कह सकते हो 5.50. ठीक है, तो इनकी हो जाएगी, बिकॉज आपको प्रेडिक्ट करनी है. Describe the general trend in the boiling point of the group 4 elements.
जनरल ट्रेंड आप नोट, ठीक है, तो हम सिंपल कहेंगे डाउन द ग्राफ boiling point decreases. फिर आपके पास predict the state of silicon at 1600 degree Celsius. Give a reason for your answer. Silicon solid होता है room temperature, तो 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सिलिकॉन मेल्टिंग पॉइंट 1410 और बॉइलिंग पॉइंट 23, यानी इस स्टेट के ऊपर गैस होगा, इसके बाद इन बिटवीन दीज लिक्विड होगा ये, ठीक है। At 1600 degrees Celsius it is liquid because its temperature is greater than melting point and lower than boiling point. Okay. The structure of the two compounds of silicon P and Q are shown. ये आपका obviously guys silicon dioxide है, tetrahydrogeometry है। And guys ये आपका SiCl4 है, ठीक है, silicon tetrachloride. Explain in terms of structure and bonding why compound P has a high melting point and low melting point. Compound P का melting और boiling point क्यों? तो भाई compound P में joint molecular structure है, strong covalent bonding है, इस strong और covalent bonding को break करने के लिए we need more amount of energy, more energy is needed to break such a strong joint covalent bond. Okay. Compound Q simple molecular structure है इसका, कोवलेंट बॉन्डिंग है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस एनर्जी, सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम such weak force, such weak forces. Okay, draw a dot and cross diagram for the molecule of compound Q, show only outer shell electron. तो उन्होंने आपको ये की दे दी है, इस की के हिसाब से आपको पता है कि ये आपका क्या हो जाएगा सिलिकॉन, और ये क्या हो जाएगा क्लोरीन, ये आपका सिलिकॉन है और ये आपका क्या हो जाएगा क्लोरीन। सिलिकॉन इज फाउंड इन ग्रुप 4 बिकॉज उसने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए, इसका मतलब सिलिकॉन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड, इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये ग्रुप 4, और क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट बिकॉज उसने सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं बॉन्डिंग के टॉपिक में, आपको याद होनी चाहिए, मैंने कहा था उस वक्त भी। सिलिकॉन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इन लास्ट शेल। उसके बाद क्लोरीन है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है,
7 इलेक्ट्रॉन होंगे इन लास्ट शेल। ओके, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना चाहते हैं हम, बहुत सिंपल सी है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ये उप्स, ये सिलिकॉन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट क्लोरीन, माय गुडनेस, फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपका हो गया सिलिकॉन, ये आपका हो गया क्लोरीन। अब सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3, ये 5, ये 7, 3 5 7, 3 5 7, last but not the least 3 5 7. Okay, a compound of carbon, hydrogen and silicon has the formula this: calculate the percentage by mass of carbon in this compound. Okay, तो सबसे पहले तो mr of this compound निकालेंगे हम, mr of SiCH3 taken 4। तो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का मास होता है 28, कार्बन है, कार्बन को मल्टीप्लाई करो 4 से क्योंकि 4 एटम्स हैं, तो 12 टाइम्स 4, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करो 12 से क्योंकि 3 टाइम्स 4 कितना होगा 12, ये जगह 1 टाइम्स 12, तो इसका मास कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ओके, अच्छा ये mr हो गया कंपाउंड का, और आपको मास चाहिए ar ऑफ कार्बन चाहिए, वो 12 होता है। एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं इस फॉर्मूले में, 3 है, सॉरी 4 है, ये लिखा हुआ है 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा परसेंटेज इक्वल्स टू 12 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन 12 टाइम्स 4, oh my goodness, 12 times 4 divided by 88, you will get 0.454, 54.54%, 55, sorry 54.54%। सो मैं यहाँ इसको राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ 54.5%। ओके,